हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा चैनल साइंस सर्किल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर यानी ज्योग्राफी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है दोस्तों एग्रीकल्चर यानी कृषि संसाधन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ये जो वीडियो है खास करके बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार दरोगा यानी बिहार के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास 8 क्लास का जो है कृषि चैप्टर से बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत सम्मिलित है। यहाँ पूछा जा रहा है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित है। तो देखिए, आप लोग को पता होगा कि जितने भी आर्थिक क्रियाएं होती है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। तो एक होता है प्राथमिक होता है, दूसरा होता है द्वितीयक क्रियाएं होती है, उसके बाद तृतीयक क्रियाएं होती है। तो देखिए, जितना भी कृषि से संबंधित यानी जिसको हम लोग सीधे प्रकृति से प्राप्त करते हैं वो सभी प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत आएगा। और प्राथमिक क्रिया को जहाँ पे हम लोग बनाते हैं कोई भी चीज़, मतलब जैसे मान लीजिए फसल है तो फसल से हम लोग आटा सब बनाते हैं तो वो मशीन के द्वारा बनाते हैं। तो जो भी निर्माण कार्य करने का जो वस्तुएं हैं, है ना, जो काम है वो सारा द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आएगा। और जितना भी सेवा से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्रियाएं हैं, जैसे टीचर जो होता है वो सेवा करते हैं, डॉक्टर भी क्या करते हैं, सेवा देते हैं, उसके बदले में उसको रुपया मिलता है, तो वो भी क्या है, आर्थिक क्रियाएं हैं, है ना। जैसे बस हो गया, सेवा देते हैं, है ना। बैंकिंग प्रणाली सारा कुछ क्या देता है, सेवा देता है। तो ये थर्ड तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत क्या सम्मिलित है। तो देखिए, यहाँ पर कृषि एवं मत्स्य पालन जो है वो प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत शामिल है। अब यहाँ पर इस्पात विनिर्माण, तो देखिए यहाँ पर इस्पात को क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो ये द्वितीयक क्षेत्र से आ जाता है, द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत ये सम्मिलित हो जाएगा। उसके बाद देखिए बैंकिंग प्रणाली, तो बैंकिंग प्रणाली क्या करता है, ये सभी लोगों को सेवा देता है, सेवा प्रदान करता है, तो ये थर्ड आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद जो है यातायात सुविधा भी, यानी हम लोग यातायात जो होता है ट्रांसपोर्टेशन, वो भी क्या करता है, वो भी हेल्प करता है ना, सहायता करता है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, तृतीयक आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत ये सब सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, भारत की कितनी जनसंख्याएं कृषि पर निर्भर करती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कृषि जो होता है ना, वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। कृषि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। विश्व में जो है 50% से जो है ना लोग, 50% लोग किस पे निर्भर है, तो कृषि पर निर्भर है विश्व में। अब यहाँ पूछा जा रहा है भारत में, तो भारत में जो लोग कृषि पर निर्भर है वो है आपका 2/3 जनसंख्या, है ना। भारत की जनसंख्या का 2/3 जो है यानी 3 भाग में 2 भाग के लोग क्या करते हैं, वो कृषि से ही संबंधित है। लगभग आप जान लीजिए 75 से 80% जो है लोग, है ना, 75 से 80% लोग कृषि पर निर्भर है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो ये सभी याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और कृषि से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। चलिए, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को नया दिख रहा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एनसीईआरटी का सवाल है ना, आप लोग के लिए मैं बनाया हूँ। तो देखिए, द्राक्षा कृषि जो है वो किस में शामिल है ना। द्राक्षा कृषि किससे संबंधित है? ठीक है,
तो देखिए पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर। तो देखिए एग्रीकल्चर में क्या होता है, कृषि यानी कृषि से संबंधित जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं वो एग्रीकल्चर हो जाता है। सेरिकल्चर में क्या होता है, तो रेशम उत्पादन से संबंधित जो भी हम लोग कुछ करते हैं, है ना, रेशम उत्पादन से संबंधित रेशम कीटों के वाणिज्यिक पालन, है ना, तो ये सारा कुछ जो है सेरिकल्चर में देखने को मिलता है। पीसी कल्चर आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, मत्स्य पालन से संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंधित है ना, ये भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर है विटीकल्चर। विटीकल्चर जो है ये अंगूर की खेती के लिए फेमस है, अंगूर की खेती के लिए फेमस है, और इसी कृषि को ही क्या बोलते हैं, द्राक्षा कृषि बोलते हैं। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंगूर की खेती जो हम लोग करते हैं, कौन सा खेती करते हैं, द्राक्षा कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे विटीकल्चर। अच्छा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा हॉर्टिकल्चर में क्या चीज़ का अध्ययन होता है, हॉर्टिकल्चर में जो है क्या चीज़ का अध्ययन होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, है ना। निम्नलिखित में कौन कृषि तंत्र के अंतर्गत शामिल है। तो देखिए कृषि अंतर्गत के शामिल यहाँ पर है, एक मिनट यहाँ पर जो है ना, चलिए तो देखिए कृषि तंत्र के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ ऑप्शन जो है ना सारा हो जाएगा, तो ऑप्शन ई ऑप्शन में लिख लीजिए उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा। क्या कि कृषि तंत्र में जो है ना, यानी कृषि संबंधी जो भी क्रियाएं होती है वो सारा इसमें आ जाएगा। जैसे हम लोग क्या करें, कृषि में सिंचाई करते हैं, ये भी सम्मिलित हो गया, है ना। उसके बाद कटाई करते हैं, है कि नहीं है, कटाई करते हैं, है ना, निराई भी करते हैं, उसके बाद बीज भी हम लोग बोते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है ये सब किसके अंतर्गत आता है, कृषि तंत्र के अंतर्गत आ जाता है। जुताई हो गया, बुआई हो गया, निराई हो गया, ये सारा कुछ कृषि तंत्र के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है कि ये क्वेश्चन जो बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में स्थानांतरीय कृषि वाले क्षेत्र कौन है। तो देखिए स्थानांतरीय कृषि जो होता है, सबसे पहले समझ लीजिए स्थानांतरीय कृषि क्या होता है। तो देखते होंगे स्थानांतरित कृषि जो होता है ना, इसमें वृक्ष को काट करके, है ना, वृक्ष जंगल सबको काट करके साफ सफाई कर करके वहाँ पर जो है ना ज़मीन को साफ करके कृषि किया जाता है। जब वहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट जाती है तो उस ज़मीन को छोड़ करके दूसरे जगह फिर जा करके उसी तरह से जंगल को साफ करके फिर वहाँ पर खेती किया जाता है, और कुछ दिन के बाद पुनः उसी स्थान पे आ जाता है खेती करने के लिए, है ना, जहाँ से पहले वो चला जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, है ना। और इसी कृषि को जो है हम लोग उत्तरी भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत में यानी नॉर्थ ईस्ट भारत में किस नाम से जानते हैं, तो झूम की खेती से जानते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे झूम की खेती, तो झूम की खेती यानी स्थानांतरित कृषि। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन कौन क्षेत्र में ये कृषि की जाती है। तो देखिए अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र में, बिल्कुल सही बात है ये भी, है ना। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका क्षेत्र में, उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया, ये सभी क्षेत्र में, और याद रखेंगे उत्तरी पूर्वी भारत में भी, उत्तरी पूर्वी भारत में भी ये खेती होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए तो विशेष आगे देखते हैं, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, किस कृषि को काटन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। काटन एवं दहन के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, तो ये स्थानांतरीय कृषि को ही जानते हैं। ठीक है, अच्छा निर्वाह कृषि क्या होता है, जीवन निर्वाह कृषि क्या होता है। तो देखिए इस प्रकार की कृषि में जो होता है ना, वो कोई भी परिवार जो होता है वो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो खेती बाड़ी करते हैं, तो उसको हो गया, वो कौन सा हो जाएगा, जीवन निर्वाह कृषि हो जाएगा। और वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, जब रुपया के लिए किसी फसल को जब लगाया जाता है सिर्फ रुपया के उद्देश्य से, तो वो हो जाएगा वाणिज्यिक कृषि हो जाएगा। ठीक है, चलवासी पशुचारण क्या हो जाएगा, तो इस ये जो होता है मतलब
सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में, है ना, और मध्य एशिया में भी किया जाता है। यानी पशु को ध्यान में रखते हुए जो है ना उसके चारा के तरह जो है खेती बाड़ी किया जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं चलवासी पशु चारण। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, इस टाइप का क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा। मेक्सिको में स्थानांतरीय कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, तो छपेगा ही। तो सबसे पहले देखिए, ये सभी जो ऑप्शन दिख रहा है, झूम कृषि, मिल्पा, रोका, लडांग, ये सभी स्थानांतरीय कृषि का नाम है। अब ये अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे झूम की खेती जो है आप लोग को पता होगा, उत्तरी पूर्वी भारत में हम लोग जानते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत में, है ना, स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? झूम की खेती से। मिल्पा, तो मिल्पा जो है ये मैक्सिको में जानते हैं, है ना, स्थानांतरित मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं? मिल्पा बोलते हैं। उसके बाद रोका, रोका कहाँ पे बोलते हैं? तो ब्राज़ील में, है ना, ब्राज़ील में जाके मत रोकिएगा, रोका, है ना, मत रोको ब्राज़ील को, याद रखना है। तो ब्राज़ील में रोका जो होता है स्थानांतरित कृषि का नाम है। अब लडांग, लडांग जो होता है ये मलेशिया का होता है। मलेशिया में जो है स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम है लडांग। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जो है उठाकर दे देगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये है कि चलवासी पशुचारण कृषि भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? यानी ये खेतीबाड़ी जो होता है वो किस क्षेत्र में किया जाता है ज़्यादातर? ये राजस्थान और जम्मू कश्मीर इलाके में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, राजस्थान और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में किया जाता है। चलिए, अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है जैसे भेड़ का पालन किया जाता है, ऊँट, मवेशी, याक, बकरियाँ, ताकि उससे ऊन, सब, दूध, मांस, हर एक चीज़ प्राप्त कर सके। चलिए अगला प्रश्न, वाणिज्यिक कृषि में शामिल है। तो देखिए वाणिज्यिक कृषि में क्या क्या शामिल है, तो आप लोग को पता होगा। वाणिज्यिक कृषि में अनाज कृषि शामिल होता है, मिश्रित कृषि भी होता है और रोपण कृषि भी होता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से बन सकता है। देखिए इस कृषि में जो होता है सामान्य रूप से, यानी रुपया के लिए जो है गेहूँ और मक्का को उगाया जाता है, और ख़ास करके गेहूँ और मक्का जो होता है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया वाले क्षेत्रों में अधिकतर बोया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है मिश्रित कृषि निम्न में किस देश में प्रसिद्ध है? यानी मिश्रित कृषि जो होता है वो कौन कौन देश में फेमस है, सबसे फेमस है? तो देखिए सबसे फेमस अगर पूछा जाए तो याद रखना है यूरोप में है ना। कहाँ पे है? यूरोप में है मिश्रित कृषि। ठीक है, यूरोप हो गया, तो यहाँ पर यूरोप तो ऑप्शन है नहीं, तो यूरोप याद रखना है। उसके बाद अमेरिका है ना, यूरोप और अमेरिका। तो इसका जो इसमें ऑप्शन कौन सा मारना है आंसर, है ना। पहला अगर रहता यूरोप तो यूरोप मारते, दूसरा नंबर पे है अमेरिका है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। तीसरा नंबर पे हो जाएगा अर्जेंटीना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, अफ्रीका हो गया। चलिए अगला प्रश्न, हाँ ये क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा स्टार, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में कौन रोपण कृषि है? तो रोपण कृषि का फसल नहीं है। तो रोपण कृषि का फसल नहीं है, तो देखिए रोपण कृषि में क्या होता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये जो होता है रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि होता है, यानी इसमें कृषि जो की जाती है वो आर्थिक क्रिया के लिए, यानी रुपया पैसा कमाने के लिए जो है इस प्रकार का खेती किया जाता है। अच्छा, इस कृषि में कौन कौन फसल का उत्पादन किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, चाय का, उसके बाद कहवा का, है ना। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारत में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद हो गया काजू, हो गया काजू का, उसके बाद रबर हो गया, है ना, रबर हो गया। रोपण कृषि के अंतर्गत ये सभी फसल आता है। केला हो गया, केला हो गया, उसके बाद कपास हो गया। ठीक है, तो ये सभी फसल जो है रोपण कृषि के अंतर्गत शामिल है। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये बहुत ही बड़े पैमाने पर लगाया जाता है। इसका एक ही उद्देश्य होता है अधिक से अधिक पूंजी कमाना। तो अधिक से अधिक पूंजी कमाना, इसी कृषि को क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं।
ठीक है। अच्छा, रोपण कृषि जो होता है यह मुख्य रूप से जो है विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है ना उगाए जाते हैं, याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। अच्छा देखिए, फेमस कौन कौन, जैसे रबर के लिए जो है फेमस कौन सा है? तो रबर के लिए फेमस देश जो है मलेशिया है। कौन सा देश है? मलेशिया है। और ब्राज़ील का कहवा आप लोग को पता होगा, ब्राज़ील जो है वो किसके लिए फेमस है? तो कहवा के लिए। और यहाँ पर कहवा का एक बागान भी है जिसको हम लोग बोलते हैं फेजेंडा। उसको क्या बोलते हैं? फेजेंडा बोलते हैं, ठीक है। और भारत श्रीलंका में चाय फेमस है, आप लोग को तो ऑलरेडी पता ही है। चलिए अगला प्रश्न। अतः यहाँ पर देख लीजिए, रोपण कृषि का फसल नहीं है, तो इसमें कौन नहीं है भाई? यहाँ पर जो है ना रोपण कृषि का फसल जो है यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ नहीं को काट दीजिएगा, तो इसमें रबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रबर, क्योंकि चावल तो इसमें है नहीं। ज्वार और बाजरा जो है ये मिलेट्स है ना, मोटे अनाज में आता है ज्वार, बाजरा और रागी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, रोपण कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अभी जस्ट बताए हैं, रोपण कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में कौन फसल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चावल हो जाएगा। चावल, देखिए चावल के लिए जो है क्या क्या कंडीशन हो सकता है ना, यहाँ से पूछा जाता है शर्त। तो देखिए चावल का उत्पादन करने के लिए उच्च तापमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च तापमान होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद अधिक आर्द्रता भी होना चाहिए, अधिक आर्द्रता भी होना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी होना चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़, और वर्षा, आर्द्रता एवं वर्षा अधिक होना चाहिए ताकि चावल का जो खेती होता है वो अच्छा से उपज सके, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है सबसे ज़्यादा ये फसल जो होता है ये सबसे ज़्यादा चीका युक्त है ना, चीका युक्त दोमट मिट्टी में होता है, चीका युक्त दोमट मिट्टी में होता है। अच्छा, चावल का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है माफ़ कीजिएगा, तो वो कहाँ होता है? चीन में होता है। कहाँ पे होता है? चीन में, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत हो गया, जापान हो गया, श्रीलंका चावल के लिए फेमस है। चलिए अगला प्रश्न, हाँ तो देखिए चावल उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी देश कौन है? तो अभी जस्ट आप लोग को बताया गया है ना, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा चीन। चीन दोस्तों याद रखना है, चावल के लिए बहुत ही फेमस है। अच्छा, भारत में अगर पूछा जाए भारत में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, और अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस फसल का सर्वाधिक विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो देखिए सुअपवाहित दोमट मृदा में जो होती है वो कौन सा फसल होता है? गेहूँ होता है। कौन सा होता है? गेहूँ, है ना। तो देखिए इसके उत्पादन करने के लिए जो है ना मध्यम में तापमान चाहिए और वर्षा भी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा मतलब तेज़ धूप भी चाहिए इसके लिए। और ये जो है सबसे ज़्यादा गेहूं जो है इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो यूएसए में होता है, उत्तरी अमेरिका में होता है। उसके बाद कनाडा हो गया, अर्जेंटीना हो गया, है ना। अच्छा, भारत में ये जो होता है शीत ऋतु में इसको बोया जाता है, भारत में शीत ऋतु में बोया जाता है। गेहूँ जो होता है ये, है ना, गेहूँ जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कौन फसल है, रबी फसल है कि खरीफ फसल है? चलिए बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें कौन मिलेट फसल नहीं है? मिलेट मतलब होता है मोटे अनाज। कौन सा अनाज है भाई? मोटे अनाज है। तो मोटे अनाज के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो जैसा कि मोटे अनाज के अंतर्गत जो है 3 फसल को याद रखना है ना। पहला हो गया ज्वार, पहला क्या हो गया? ज्वार। उसके बाद बाजरा, उसके बाद बाजरा। तीसरा हो गया रागी, है ना, रागी। ये सभी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, रागी हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मक्का। मक्का इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये पश्चिमी भारत में ज़्यादा उगाया जाता है ना। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये सभी क्षेत्रों में मिलेट्स होता है। चलिए अगला प्रश्न,
निम्न में किस फसल को कॉर्न कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो देखिए कॉर्न जो होता है ना वो स्पेशली मक्का को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। और मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी यूएसए में होता है। कहाँ होता है? यूएसए में होता है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यूएसए हो गया, ब्राज़ील, ये सभी देशों में मक्का फेमस है। चलिए, विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो अभी जस्ट हम बताए हैं उत्तरी अमेरिका में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। हाँ, ये क्वेश्चन, कपास फसल किस मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो देखिए कॉटन जो होता है ये सबसे ज़्यादा किस मिट्टी के लिए फेमस है? तो ये काली मिट्टी के लिए फेमस है ना। और ये काली मिट्टी को ही क्या बोला जाता है? रेगुर मिट्टी। क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और भारत के महाराष्ट्र, गुजरात वाले क्षेत्रों में मिलता है। अच्छा, इस मिट्टी को यूरोपीय देश में क्या कहा जाता है? तो चेरनोजम मिट्टी कहा जाता है, चेरनोजम मिट्टी कहा जाता है ना। तो याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसीलिए इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा कपास का जो उत्पादन होता है वो चीन में होता है। कहाँ होता है? चीन में होता है। दूसरा नंबर पे है आपका यूएसए, है ना, दूसरा नंबर पे यूएसए। उसके बाद थर्ड स्थान पे है भारत। भारत का कितना नंबर पे स्थान है ना, कपास उत्पादन में थर्ड स्थान पे है, ठीक है। चलिए तो आइए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हुए, दंदनाते हुए। निम्न में किसे यहाँ पे सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर, बहुत ही महत्वपूर्ण, लगा लीजिएगा स्टार, है ना, गोल्डन फाइबर कहा जाता है? देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो गोल्डन फाइबर जो होता है वो पटसन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? पटसन को कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है जलोढ़ मिट्टी में अच्छे ढंग से विकसित किया जाता है। अच्छा, इसके लिए क्या क्या कंडीशन होता है भाई? तो याद रखेंगे, उच्च तापमान, है ना, भारी वर्षा और जलवायु की आवश्यकता होती है। अच्छा, ये जो है इसके लिए जो है पटसन के लिए कैसा मतलब समय होना चाहिए? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। और याद रखना है, पटसन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो भारत और बांग्लादेश में होता है। कहाँ होता है? भारत प्लस बांग्लादेश में होता है, याद रखेंगे पटसन का, ठीक है। चलिए तो फिर अगला प्रश्न। हाँ देखिए, कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? देखिए बहुत ही ये रोचक तथ्य है, क्या है कि ये जो एनसीईआरटी क्लास 8 का जो एनसीईआरटी है वहाँ पर ये रोचक तथ्य के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले कॉफ़ी, है ना, कॉफ़ी के पौधे की खोज जो होता है ना, ये इसके विषय में अलग अलग प्रकार की कहानी है। तो इसमें जो दिया हुआ है, इसका खोज 850, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक, 850 ईस्वी में, है ना, काल्दी नामक, कौन सा नामक भाई? काल्दी नामक एक अरबवासी थे, है ना। ये काल्दी जो है ये अरबवासी थे। कौन, कहाँ के थे ये? अरब के थे, है ना। ये क्या करते थे? बकरी चराते थे और अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चखकर देखा जिन्हें उनकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी, है ना। तो इस तरह से जो है कॉफ़ी का पौधे का खोज कर देता है काल्दी, ठीक है। तो ये कहाँ के निवासी थे? अरबवासी थे। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न, और विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन तो होता है ब्राज़ील में होता है। और ब्राज़ील का कौन सा जगह है? फेजेंडा, है ना। वहाँ के कॉफ़ी बागान को क्या बोला जाता है? फेजेंडा बोला जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है दूसरा नंबर पे हो जाएगा कोलंबिया, तीसरा नंबर पे है भारत। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। चलिए और आज का लास्ट सवाल है, भारत में सर्वाधिक चाय की खेती कहाँ होती है? और इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। और इसका जवाब हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, है ना। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।